मेरा छोटा भाई और मैं एक ही समय पर मरमेड ब्राइड्स चुन रहे हैं। उसने बिना सोचे समझे तुरंत उस सुपर पावरफुल व्हाइट वुल्फ को चुन लिया। मुझे मरमेड की इस दुख भरी किस्मत पर अफसोस हो रहा था। मैंने कॉलिसियम से उस मरती हुई मरमेड को चुना, पर कौन जानता था कि वो व्हाइट वुल्फ सुपर घमंडी था। वो इंसानों को पूरी तरह से नीचा देखता था। मेरे भाई ने सब कुछ कोशिश किया, पर फिर भी वो उसे अपना नहीं बना सका। दूसरी तरफ मेरी मरमेड ब्राइड एकदम नर्म और मेरा ध्यान रखने वाली है। वो ना सिर्फ हर दिन मेरी सेवा करती है, बल्कि वो लोगों को ठीक करना भी जानती है। उसने मेरे पैरों को ठीक कर दिया जो सालों से डिसेबल्ड थे। मेरा भाई ये देखकर जलन से हरा हो गया, क्योंकि वो डर गया था कि मैं परिवार की संपत्ति के लिए उससे लड़ूंगा। उसने मुझे मारने के लिए एक कार एक्सीडेंट तक करवा दिया। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोलीं, तो मेरा रीबर्थ हो चुका था। मैं वापस उसी दिन पहुंच गया था जहां हम अपनी ब्राइड्स चुन रहे थे। इस बार मेरे भाई ने तुरंत आगे बढ़कर उस अधमरी मरमेड को चुना। उसके पापा उसको बताते, लू फेंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो मरमेड ऐसी दिख रही है जैसे वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हो। हम ये भी नहीं जानते कि हम उसे बचा पाएंगे या नहीं। वो तुम्हें सपोर्ट कैसे करेगी? हमारा लू परिवार ऐसी ब्राइड्स चुनता है जो काम कर सकें, लड़ सकें और परिवार में अपना योगदान दे सकें। एक मरती हुई मरमेड को चुनने का क्या मतलब है? लू फेंग जिद करते हुए कहने लगा, मुझे ये मरमेड चाहिए। बस इस बार मेरी बात मान लीजिए। मैं वादा करता हूं कि वो उस व्हाइट वुल्फ से कईयों ज्यादा काम की है। इस बात पर मेरा भरोसा कीजिए। क्या मैंने आपको कभी निराश किया है? देखो वो कैसे बर्ताव कर रहा है। मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि उसका भी रीबर्थ हो चुका है। लू फेंग और मैं सगे भाई हैं। मैं असलियत में पापा का सबसे पसंदीदा सक्सेसर यानी वारिस था। लेकिन जब मैं 12 साल का था, हमारे दुश्मन हमारे पीछे आए। उन्होंने मॉम और मुझे किडनैप कर लिया। मॉम ने मुझे बचाने की कोशिश की और दुश्मनों के हाथों से मारी गई। मैंने उन्हें अपने ठीक सामने मरते हुए देखा। मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ा और किस्मत से उस नर्क से भाग निकला, पर मैंने अपने पैरों का इस्तेमाल खो दिया। मेरे पेरेंट्स का रिश्ता बहुत अच्छा था। पापा इस बात का सामना नहीं कर पा रहे थे कि मॉम चली गई। उन्होंने मुझे ब्लेम किया कि मैंने मॉम की सही तरह से रक्षा नहीं की। इसके अलावा लू फैमिली पीढ़ियों से आर्म्स ट्रेड यानी हथियारों के बिजनेस में है, और हम अपने वंश की कॉम्बैट एबिलिटी को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। भले ही मेरे पास टैलेंट था, मैं व्हीलचेयर पर बैठा एक क्रिपल बन गया था। अब मैं वारिस बनने के बिल्कुल लायक नहीं था। तो पापा ने मुझसे उम्मीद छोड़ दी और मेरे छोटे भाई लू चेनफेंग को पालने लगे। इन सब सालों बाद मैं पापा के उसकी तरफ झुकाव का आदी हो चुका हूं। अब लू चेनफेंग ने बस थोड़ा सा नखरा दिखाया और पापा के पास हां कहने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। मरमेड को बाहर निकालने के बाद वो कहती है, यंग मास्टर, मेरा नाम खिंगिया है। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं अब से आपकी अच्छे से सेवा करूंगी। मैं एक स्लेव यानी गुलाम की तरह काम करके भी आपका कर्ज चुकाऊंगी। लू फेंग वहीं हंसते हुए उसे गले लगाकर कहता है, ठीक है ब्यूटीफुल, तुम्हें बाद में मेरी अच्छे से सेवा करनी होगी। मैं तुम पर ही डिपेंड हूं। क्या तुम जानती हो मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है? ओही परा हमारा एमसी कह रहा था, ओ मेरे भोले छोटे भाई, ये जहरीली मरमेड, जाओ और इसे एक खजाने की तरह ट्रीट करो। उसकी ये नरमी सब झूठ है। तुम उसके साथ जितने अच्छे रहोगे वो तुमसे उतनी ही नफरत करेगी। बस तुम इंतजार करो। ओही परा वो व्हाइट वुल्फ के पास जाकर कहता है, मुझे ये व्हाइट वुल्फ चाहिए। लू फेंग हैरनी और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मेरे प्यारे बड़े भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? हर कोई जानता है कि वुल्फ क्लैन को अपना बनाना सबसे मुश्किल है। तुम व्हीलचेयर पर बैठे एक क्रिपल हो। तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारे सामने झुकेगी? वो अपने पंजे के एक वार से तुम्हें मार सकती है। शायद मैं भी खड़े होकर उसे अपना ना बना पाऊं। तुम बस उस चेयर पर बैठकर दिन में सपने देख रहे हो। उसके पापा भी बताते हैं, लूमिंग, तुम इस बारे में अच्छे से सोच लो। वुल्फ क्लैन को अपना बनाना सच में बहुत मुश्किल है। लूमिंग कहता है, आप सही कह रहे हो। मैं एक क्रिपल हूं। मैं लू फैमिली का वो बेकार कचरा हूं जिस पर कोई भी पैर रख सकता है। पर सिर्फ इसलिए कि ये मेरी किस्मत है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे स्वीकार कर लूं और लड़ना बंद कर दूं। डैड, क्या आप मुझे एक और मौका देंगे? आपने ही मुझे तब सिखाया था, लू फैमिली के लोग या तो कोई काम नहीं करते या फिर उसे एकदम परफेक्टली करते हैं। पापा कहते हैं, फाइन, मैं तुम पर एक और बार भरोसा करूंगा। मुझे निराश मत करना। जब से मॉम गुजर गई, पापा और मैं एक दूसरे से दूर होते गए। मुझे इन सब सालों में लू फैमिली में सिर्फ ठंडापन ही मिला है।
मैंने उनसे कभी किसी चीज की भीख नहीं मांगी। ये पहली बार है। मुझे अंदर से लगता है कि सू ही मेरी सिचुएशन को बदल सकती है। या फिर ये कह सकते हैं कि मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो मेरे साथ खड़ा हो सके, ना कि एक ऐसी मरमेड जो सिर्फ नाटक करना जानती हो। मरमेड बाहर निकलकर उसके सामने आती है। वो उसको कहता है, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। अगर तुम रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो, अगर नहीं तो तुम किसी भी वक्त जा सकती हो। ओ गुस्सा होते हुए बताती है, तुम सब इंसान एक जैसे हो। एक और बुरा दिन। आज हम क्या करें? हम क्यों उन चीजों के पीछे भागें जो पहले से हमारे पास थी? एक दर्दनाक आवाज बाहर से आती है। लूमिंग को समझ में आ जाता है कि अब यह शुरू हो रहा है, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से। अचानक लूमिंग के शरीर से बहुत खून बह रहा है। कुछ काम करने वाले मेड फर्स्ट किट और मेडिसिन लेने दौड़ते हैं। इतने में एक आदमी आकर उसके पापा को बताता है, कुछ बहुत बुरा हुआ है। यंग मास्टर चेनफेंग ने खुद को चोट पहुंचा ली है। उनके पेट से लगातार खून बह रहा है। पापा हैरान हो जाते हैं। क्या? पापा उसके पास जाकर पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहां चोट लगी है? मुझे जल्दी चेक करने दो। डैड, मैं ठीक हूं। मैं बस अभी चिंगिया की स्किल्स टेस्ट कर रहा था। उसने कहा था कि वो मुझे ठीक कर सकती है, तो मैंने एक ट्राई किया। ये सच में काम कर गया। मैं पूरी तरह से ठीक हूं। देखिए, मुझ पर एक भी खरोच नहीं है, एक स्कार यानी दाग तक नहीं। चिंगिया भी बताती है, मैं मर्फो क्लैन में अपनी जनरेशन की सबसे बेस्ट हीलर हूं। मेरे आंसू में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीलिंग पावर्स हैं। वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। चोट चाहे कितनी भी बुरी हो, मैं उसे बिल्कुल नया जैसा ठीक कर सकती हूं। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं किसी को भी बचा सकती हूं। पापा हैरानी से पूछते हैं, क्या तुम सीरियस हो? तुम्हारे पास सच में ये ताकत है? लू फेंग बताता है, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, मेरा चुनाव बिल्कुल सही है। मैं बस ये सोच रहा हूं कि क्या वो बड़ा व्हाइट वुल्फ जिसे मेरे बड़े भाई ने चुना है, सच में वो उसके किसी काम का है भी या नहीं। वैसे उसका व्हाइट वुल्फ है कहां? मुझे मत बताना कि वो भाग गया। मैं शर्त लगाता हूं वो पक्का भाग गया है। पापा भी गुस्से में कहने लगते हैं, लू फैमिली का एक बेटा एक औरत तक को अपना नहीं बना सकता। अपने छोटे भाई को देखो, फिर खुद को देखो। एक खड़ा है, दूसरा बैठा है। तुम दोनों के बीच का गैप इतना बड़ा कैसे हो सकता है? लू फेंग पापा को बताता है, भाई का मतलब ऐसा करने का नहीं था। प्लीज उन्हें थोड़ा और समय दीजिए। आखिरकार उनके पैर सही से काम नहीं कर रहे हैं और वो व्हाइट वुल्फ सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। धीरे धीरे करिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं इंतजार कर सकता हूं। लूमिंग मन में ही कह रहा था, तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, पर तुम्हारी आंखों में जो बेरहमी है, मैं उसे साफ देख सकता हूं। मैं जानता हूं तुम हमें नफरत करते हो, पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। थोड़ी देर में वो अपने रूम पर आता है। व्हाइट मर्मेड पूछती है, तुमने मुझे बांधा क्यों नहीं? तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? ये मत सोचना कि मैं इसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलूंगी। तुम सब इंसान एक जैसे ही हो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मैं जानता हूं तुम इंसानों से नफरत करती हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी नफरत करता। जब मेरी मॉम को मारा गया था, मैं सबसे नफरत करता था, जिसको सुनने के बाद उसका फेस लाल हो जाता है। लू मिंग कहता है कि तुम चाहो तो तुम भाग सकती हो, या चाहो तो रुक सकती हो, पर अगर तुमने रुकने का फैसला किया तो तुम्हें यहां पर खाने के लिए खाना और सोने के लिए सब कुछ मिलेगा। कोई तुम्हें नहीं मारेगा। ये तुम पर डिपेंड करता है। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। मरमेड खिड़की से निकलकर चली जाती है, जिससे लूमिंग को लगता है कि ओ जरूर भाग गई होगी। फिर भी उसको कुछ नहीं लगता। दूसरे दिन जब लूमिंग खाना खा रहा होता है, तब दोबारा वो इंसान आकर कहता, यंग मास्टर, फिर से कुछ गलत है। मास्टर चेनफेंग फिर से मुश्किल में है। उसको इतना ज्यादा डरता हुआ देखकर लूमिंग बताता है, तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ। कल रात मास्टर चेनफेंग के यार्ड से चीखें आ रही थीं। वो पूरी रात नहीं रुकी। वो आवाजें बहुत क्रीपी थीं। जब मेड आज सुबह अंदर गई, उसने उन्हें खून से लथपथ बेड पर लेटा हुआ पाया, पर उनके सारे जख्म पहले ही ठीक हो चुके थे, पर वो पूरी तरह से ड्रेन्ड यानी थके हुए दिख रहे थे। लू मिंग भी बताता है, ये तो अच्छी बात है, मिस चिंगिया की मेडिकल स्किल्स कमाल की हैं। वो पूरी रात चीख सकते थे, इसका मतलब वो अभी भी अच्छी हालत में हैं। बूढ़ा इंसान बताता है,
लेकिन मास्टर चेन फेंग दिखने में बहुत अजीब लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उन्हें टॉर्चर कर रही थी। उनकी आंखें अंदर धंस गई हैं। उनका चेहरा पीला और हरा पड़ गया है। लू मिंग कहता है, तुम जाकर पापा को इसके बारे में बताओ, मैं बाद में उसे चेक करने के लिए जाऊंगा। किचन में कहो कि मेरे भाई के लिए कुछ जिनसेंग सूप बनाएं ताकि उसकी ताकत वापस आ सके। लू चेनफिंग, तुम सच में मरने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता। वो मरमेड चिंगिया इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहती कि वो तुम सब इंसानों की खाल उतार ले और तुम्हारी नसें बाहर निकाल दे, और तुम अभी भी उसे एक खजाने की तरह ट्रीट कर रहे हो। इडियट। अब ओ दोबारा अपने रूम में जाता है, लेकिन व्हाइट वुल्फ मरमेड दोबारा वहां पर आ चुकी थी। लूमिंग पूछता, क्या तुम भागी नहीं? ओ बताती है, मैं भागी थी पर वापस आ गई। पूछता है, क्यों? ओ बताती है, बाहर का माहौल खराब है। बाहर हर कोई मुझे पकड़ना चाहता है और दूसरे इंसानों को बेचना चाहता है। मैंने 3 बार भागने की कोशिश की, तीनों बार मेरा पीछा किया गया। मैंने इस बारे में सोचा, कम से कम तुम मुझे यहां मारते तो नहीं हो। लू मिंग को लगता है ये एक समझदारी वाला फैसला है। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं किचन से तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाने के लिए कहता हूं। व्हाइट वुल्फ कहती है, मुझे भूख नहीं है, लेकिन उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था। लू मिंग हंसता है और बताता है, रुको 1 सेकंड, मैं खाना तैयार करवाता हूं। थोड़ी देर के बाद उनका सर्वेंट खाना लेकर उनके पास आता है। मर्मेड पूछती है, मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ फेयर यानी सही हो रहा हूं। ये ठीक है कि तुम इंसानों से नफरत करती हो, पर मेरे इलाके में मैं तुम्हें भूखा, ठंडा या पिटने नहीं दूंगा। एक शरीफ इंसान होने के लिए ये बेसिक बॉटम लाइन है। कुछ समय के बाद काफी सारे लोग उनके घर में होते हैं। एक इंसान पापा लाओलू से पूछता है, तुम्हारी चेनफिंग ने कौन सी जादुई गोली ली है? आधे महीने से उसे नहीं देखा। इतने में ही चेनफिंग भी वहां पर आ पहुंचता है। सभी कहने लगते हैं, वो बिल्कुल एक अलग इंसान क्यों दिख रहा है? उसका शरीर तो उन मर्मेड से भी ज्यादा मजबूत है। हाँ, उसकी फिजिक देखो, वो बहुत सारे मर्मेड से भी ज्यादा स्ट्रांग है। मिस्टर लू, जैसा बाप वैसा बेटा, सच में। लाओ लू अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम सबको खुद बताओ। लू मिंग बताना चालू करता है, ये चिंगिया है, मेरी वाइफ, जो कि मर्फो क्लैन की टॉप हीलर है। वही है जिसने मेरे शरीर को इस हालत में लाया है। वो मुझे हर दिन हर्बल मेडिसिन पिलाती है, दिन में 3 कटोरी। मुझे यहां तक पहुंचाने में सिर्फ आधा महीना लगा। चिंगिया शर्माते हुए, नाटक करते हुए कहती है, यंग मास्टर चेनफेंग, इतनी सारे लोग दिख रहे हैं, ये सच में एम्बैरेसिंग है। तुम किस बात से डर रही हो? तुम मेरी हो। हग करने में क्या बुराई है? उन्हें देखने दो कि लू चेनफेंग की वाइफ कितनी कमाल की है। अब वो फिर अपने भाई लू मिंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है। जो मर्मेड मेरा भाई लेकर आया है वो कहीं ज्यादा इंप्रेसिव है। उसने वुल्फ क्लैन से सबसे खतरनाक व्हाइट वुल्फ को चुना। अगर आप उसे अपना बना सकें तो वो एक सच में बहुत बड़ी हेल्पर होगी, मुझ जैसे मर्फोक से कहीं बेहतर। एक इंसान लू मिंग से पूछता है, आप आज व्हाइट वुल्फ को सबके सामने दिखाने के लिए क्यों नहीं लाए? मैंने सुना है व्हाइट वुल्फ सुपर रेयर होते हैं। सही बात है, मैंने सुना है एक हाई क्वालिटी व्हाइट वुल्फ 1000 सोने के सिक्कों से भी नहीं मिल सकता। मैं भी एक देखना चाहता हूं। अब जबरदस्ती व्हाइट मरमेड को बाहर लाया जाता है, जहां पर वो चिल्लाते हुए उन्हें गाली दे रही थी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तुम जानवरों। लू मिंग कहता है, छोटे भाई, इसका क्या मतलब है? सूहे मेरी मरमेड वाइफ है, तुम्हें उसे बांधने का क्या हक है? अब वो भोसड़ी वाला दोबारा नाटक करते हुए अपने बाप के पास जाकर शिकायत करने लगा, डैड, इसे देखिए, मैं अच्छा बन रहा था और मुझे ही ब्लेम किया जा रहा है। ये मेरे साथ बहुत गलत है। ये व्हाइट वुल्फ सूहे सुपर जिद्दी और अनरूली है। वो सिर्फ आधे महीने में 15 बार भाग चुकी है, 15 बार। ऐसे ऑर्क के लिए जब भी वो भागे उसे जोर से मारना पड़ता है। उसे तब तक मारो जब तक वो बात ना माने। पर मेरे भाई को देखो, वो अपने खुद की ऑर्क को ट्रेन तक नहीं करता। वो उसे अपनी मर्जी से घूमने देता है। अगर वो बाहर भाग गई और किसी को चोट पहुंचाई तो लू फैमिली की रेप्यूटेशन खराब होगी। मैं ये अपने भाई की मदद करने के लिए कर रहा हूं। मैंने अभी सर्वेंट से सुना कि सूहे फिर से भाग गई थी। मैंने तुरंत लोगों को भेजकर उसे तुम्हारे लिए पकड़वाया, और तुम मदद करने के लिए मुझे थैंक यू कहने के बजाय मुझ पर ही ब्लेम लगा रहे हो। क्या इसका कोई मतलब बनता है?
इंसान हमेशा मरमेड को दबाकर ट्रेन करते हैं। कितने सारे नाफरमान मरमेड पहले ही पिट पिट कर मारी जा चुके हैं। मैं उसकी मदद कर रहा हूं। लोग कहने लगते हैं, यंग मास्टर सही कह रहे हैं, मरमेड को पिटने की जरूरत होती है। वो तब तक बात नहीं मानेंगे जब तक आप उन्हें नहीं मारेंगे। एल्डेस्ट यंग मास्टर बहुत नर्म है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो काम नहीं चलेगा। वहीं पर उस बहन के लौड़े को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से में गार्ड को बताता है, तुम इसे ले जाकर पूरे 50 कोड़े मारो ताकि वो लू फैमिली के रूल्स को अच्छी तरह से सीख सके। इतने में ही लू मिंग उन्हें रोकते हुए बताता है, सूहे आखिरकार मेरी वाइफ है। क्या आप मुझे उसे संभालने दे सकते हैं? मैं वादा करता हूं कि वो फिर कभी भी नहीं भागेगी। पापा कहते हैं, तुम उसे किस तरह से संभालने का प्लान कर रहे हो? उसे पहले की तरह जो चाहे वो करने दोगे? लू मिंग कहता है, मुझे लगता है इंसानों को और मरमेड को बराबर के लोगों की तरह ट्रीट करना चाहिए। पीटना और दबाना आपको असली इज्जत नहीं देगा। आपको समझना होगा वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। आखिरकार वो भी लोग हैं, लेकिन वो बस हमसे अलग दिखते हैं। इतने में लू फैंग चिल्लाते हुए कहने लगा, बकवास, ये सब बकवास है। भाई, मैंने कभी इतनी अजीब बात नहीं सुनी। ये तो मजाक है। तुम्हें मरमेड पर इतना अफसोस हो रहा है क्या इसलिए क्योंकि तुम खुद डिसेबल्ड हो और दूसरों से कमजोर हो? इतना कहकर वो काफी जोर जोर से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा। पापा सब लोगों को बाहर कर देते हैं क्योंकि उनकी वजह से सारा बर्थडे पार्टी खराब हो गया था। आप सब लोग बाहर निकलिए। एक अच्छी बर्थडे पार्टी आप सब ने खराब कर दी। सिक्योरिटी गार्ड व्हाइट मरमेड को पीटने के लिए ले जाने लगते हैं, लेकिन लू मिंग पीछे जाकर उनसे विनती करते हुए मरमेड को छोड़ने के लिए कह रहा था। उसे काफी जोर जोर से पीटा जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में पूरा घाव और कट गया था। लू मिंग कुछ मेडिसिन लेकर उसके पास जाता है, जहां पर मरमेड कहती है, क्या तुम यहां पर मुझ पर हंसने के लिए आए हो? कोड़ा शायद तुम्हें बुरी तरह चोट ना पहुंचाए, पर इससे स्कार्स यानी दाग आसानी से पड़ जाते हैं। ये मेडिसिन दाग हटा सकती है। मुझे इसे लगाने में तुम्हारी मदद करने दो। तुम खुद वहां नहीं पहुंच सकती। लेकिन मरमेड कहती है, जरूरी नहीं है, मैं खुद लगा सकती हूं। वैसे वो उसको एल्डेस्ट यंग मास्टर लू कहती है, लेकिन लू मिंग उसको बताता है, तुम बस मुझे लू मिंग कह सकती हो। अब वो बात करना चालू करती है, मैं बस तुमसे पूछना चाहती हूं, जो तुमने आज पार्टी में कहा, क्या वो सच है? तुम जानते हो वो सब जो इंसानों और मरमेड के बराबर होने के बारे में था? लू मिंग कहता है, मैं सच में ऐसा ही सोचता हूं। तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा जो तुम नहीं चाहती। हम बस दोस्त हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तुम अभी भी फ्री हो। तुम जो भी करना चाहती हो या नहीं करना चाहती, वो सब तुम पर डिपेंड करता है। वो पूछती है, आखिरकार तुम सबसे इतना ज्यादा अलग क्यों हो? शायद इसलिए क्योंकि मैं भी पैरों तले कुचले जाने का आदी हूं। मैं जानता हूं वो कैसा लगता है। इतना कहकर वो उस रूम से निकल जाता है। दूसरे दिन सुबह लू मिंग अपने सर्वेंट से पूछता है, सूहे कहाँ है? क्या वो आज भी भाग गई? लेकिन वो इंसान बताता है, मैडम सूहे आज नहीं भागी। लू मिंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो पूछता है, फिर वो कहां पर है? इतने में सूहे एक प्लेट में उसका ब्रेकफास्ट लेकर अंदर आती है और बताती है, ये वो ब्रेकफास्ट है जो मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तुम्हें कैसा? मैं सुबह धूप निकलने से पहले उठी थी इसे बनाने के लिए। लू मिंग एक बाइट लेता है और बताता है, ये उतना बुरा भी नहीं है, ये सच में चूई है। सूहे खुद का तारीफ करते हुए बताती है, ऑफ कोर्स, मैं सूहे या तो कोई काम नहीं करती या फिर उसे सबसे बेस्ट करती हूं। लू मिंग पूछता है, वैसे तुम आज भागी क्यों नहीं और यहां तक कि मेरे लिए खाना बनाना भी याद रखा? आखिरकार तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सूहे बताती है, मेरी मॉम और 2 बड़ी बहनों को इंसानों ने पकड़ लिया था। कोई नहीं जानता वो जिंदा हैं या तो फिर मर गईं। हमारा व्हाइट फॉक्स क्लैन कहीं ज्यादा पावरफुल है। बहुत से इंसान हमें अपने एनफोर्सर्स यानी लड़ाके बनाने के लिए पकड़ते हैं। मैंने बचपन से अपने जैसे लोगों को इंसानों द्वारा टॉर्चर होते देखा है। जिंदा होते हुए भी पिट पिट कर मार दिया जाता है। मैं तुम सबसे इतनी नफरत करती हूं, पर तुम उन सबसे पूरी तरह अलग दिखते हो। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहते, सही ना? लू मिंग भी उसे गले लगाते हुए बताता है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, अभी भी नहीं और आने वाले फ्यूचर में कभी भी नहीं। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? सूहे बताती है, एक और चीज है जो मैं करना चाहती हूं। भले ही मैं अपनी जनरेशन की फीमेल्स में सबसे बेस्ट फाइटर हूं,
मैं सच में इस लड़ाई और मारकाट से नफरत करती हूं। मैं बस एक लड़की हूं जिसे सुंदर दिखना पसंद है। मैंने हमेशा इंसान औरतों को देखा है जो अच्छे ड्रेसेस और ब्यूटीफुल ज्वेलरी पहनती हैं, और उनसे जलन होती थी। मैंने हमेशा सोचा कि अगर एक दिन मैं भी पूरी सुंदर दिख सकूं तो वो परफेक्टली अच्छा होगा। लू मिंग उसके सर पर हाथ रखते हुए बताता है, ये तो इजी पीजी है, मैं तुम्हें उन्हें खरीदने के लिए लेकर चलूंगा, जितने चाहिए उतने ले लो। सूहे कहती है, लेकिन मैं एक मरमेड हूं, क्या वो मुझे शॉप के अंदर आने भी देंगी? लू मिंग बताता है, लू फैमिली का नाम इसके लिए काफी से ज्यादा है। अब वो थोड़ी देर में ही एक मॉल में जाकर कुछ कपड़े और ज्वेलरी खरीदते हैं, जिसमें सूहे काफी सुंदर दिख रही थी। उसको ऐसा करता हुआ देखकर कुछ सर्वेंट पीठ पीछे बात करने लगते हैं। यंग मास्टर का दिमाग उस व्हाइट वुल्फ के चक्कर में खराब हो गया है। सच में, कौन एक मरमेड को किसी वंशज यानी एंसेस्टर की तरह ट्रीट करता है? ये पूरी तरह से पागलपन है। कुछ कपड़े पहनने के बाद सूहे को काफी अच्छा लगता है। ये बहुत सुंदर दिख रहा है। अगर मेरी बहनें भी ऐसे ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहन सकें तो वो कमाल होगा। लू मिंग, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूं। मैं नहीं जानती वो जिंदा हैं या तो मर गईं या वो ठीक हैं या नहीं। वो रोने लगती है। लू मिंग बताता है, तुम चिंता मत लो, अगर वो अभी भी जिंदा हैं तो मैं उन्हें वापस पाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। सूहे पूछती है, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? जहां पर लू मिंग बताता है, तुम मेरी पत्नी हो, बेशक मैं करूंगा। असल में तुम्हारे पैर ऐसे नहीं हैं कि ठीक ना हो सकें। मेरे पास उन्हें ठीक करने का एक तरीका है। मैं तुम्हें व्हाइट वुल्फ क्लैन का सदियों पुराना गुप्त हीलिंग फॉर्मूला दूंगी। ये बुरी तरह घायल ऑर्क्स को भी बचा सकता है, लेकिन तुम इसके बारे में कभी किसी और को नहीं बता सकते। पिछली जिंदगी में सूहे हमेशा लू चेनफेंग से टकराती रहती थी। चाहे वो उसे कितना भी पीटें या सजा दें, उसने कभी झुकने और सहयोग करने से मना कर दिया। लू चेनफेंग सिर्फ देखता रह सकता था कि इतना शक्तिशाली फाइटर बर्बाद हो रही है, और चिंता करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वो गुस्से में इतना पागल था कि भड़क रहा था। इसलिए जब उसने किंग्या को देखा, जो कोमल है, दयालु है और ठीक करना जानती है, तो उसे पागलू जैसी जलन हुई। इसीलिए उसने इस जिंदगी में बिना किसी हिचकिचाहट की सूही को छोड़ दिया और किंग्या को चुन लिया। उसकी आंखों में सूहे चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उसे काबू करना बहुत मुश्किल है। उसे कंट्रोल करने की कोशिश में मुझे निश्चित रूप से बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। लेकिन लू चेनफेंग को कोई अंदाजा नहीं है कि मरमेड भी इंसानों की तरह ही होते हैं। आपको उनके साथ अच्छी तरह से पेश आना होगा। उनका दिल जीतने के लिए आपको अपना सच्चा दिल देना होगा। वो सूहे को संभाल नहीं सका, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी नहीं कर सकता। थोड़ी देर के बाद सूहे लू मिंग के पैरों पर मेडिसिन लगा रही थी, जिसकी वजह से लू मिंग को दर्द होने लगा। सूहे कहती है, तुम इसे सहन करो, शुरू में ये थोड़ा सुन्न महसूस होगा। रात भर उसको काफी ज्यादा दर्द होता है क्योंकि मेडिसिन अपना असर दिखा रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। बाकी मेड लू मिंग के बारे में बात कर रहे थे। अब आकर सूहे लू मिंग का अच्छी तरह से ख्याल रखने लगती है। लू फेंग उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके पास आ जाता है। वो बताता है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। लड़का लड़की से भी ज्यादा चिल्लाया। जब तक मुझे परवाह है, तुम बस एक अपाहिज बने रहो। उसको इस तरह से बात करता हुआ देखकर सूहे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन लू मिंग उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक लेता है। अब लू फेंग उसको बताता है, भाभी सूहे, अगर आपको लगता है कि मेरा भाई अच्छा नहीं है तो आप हमेशा मेरे पास आ सकती हैं। इतना कहकर वो उस जगह से चला जाता है। सूहे गुस्सा होते हुए लू मिंग से पूछती है, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? लू मिंग बताता है, एक सच्चा इंसान बदला लेने के लिए अपना समय लेता है। 10 साल कभी बहुत देर नहीं होती। मेडिसिन अपना काम कर रहा था, इसीलिए वो धीरे धीरे खड़ा भी होने लगता है। सूही उसके पैरों का मसाज कर रही थी और वो शर्माती है। लू मिंग कहता है, तुम किस बारे में सोच रही हो? चलो इसे आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। सूही शर्माकर उस जगह से चली जाती है। वो जाने के बाद लू मिंग थोड़ा स्माइल करता है। ये लगभग उसी फायर सिकनेस का समय है जिसने पिछली जिंदगी में मेरी और लू चेनफेंग की किस्मत बदल दी थी। पिछली जिंदगी में जब चिंग्या मेरी फिजीक बनाने में मदद कर रही थी, तो शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊं और शक पैदा हो। इसीलिए उसने हफ्ते में केवल एक बार इसे बढ़ाया। इसे धीरे धीरे और लगातार किया। लेकिन लू चेनफेंग हमेशा अधीर और घमंडी रहता है। उसने पिछली जिंदगी में एक बड़ा नुकसान उठाया था,
इसलिए वो जल्द से जल्द मुझसे अपने सबसे बड़े कांटे से छुटकारा पाने के लिए बेताब है। वो हर दिन चिंग्या को अपने लिए फिजिक बढ़ाने के लिए परेशान कर रहा है। दिन में 3 बार पानी की तरह दवा निगल रहा है। उसका पूरा ऑरा शातिर और आक्रामक है, जो चिंग्या के कोमल व्यवहार से पूरी तरह मेल नहीं खाता। ये उसे और भी दुबला दिखाता है। लू परिवार में पीढ़ियों से इतनी मजबूत फिजिक वाला कोई वंशज नहीं हुआ है। हम हथियारों के कारोबार में हैं। हम कानूनी और अवैध दोनों पक्षों से निपटते हैं। किले को संभालने के लिए उसके जैसा मजबूत लू परिवार का सदस्य होना हमारे लिए अच्छा ही है। दूसरी तरफ मैं अभी भी पतला और कमजोर हूं, व्हील चेयर पर बैठा हूं, जैसे हवा की एक झोंके में उड़ जाऊंगा। मुश्किल से एक शब्द कह रहा हूं। उसके पापा लू मिंग को कहते हैं, मुझे लगा था कि जब तुमने मुझसे कोलोसियम में सू हे को खरीदने के लिए कहा था तो तुम सच में खुद को संभालना चाहते थे, लेकिन तुमने मुझे सचमुच निराश किया है। ठीक है, फिर चेन गैंग के साथ इस साल की हथियारों की डील पूरी तरह से चेन फेंग द्वारा संभाली जाएगी। अब भविष्य में तुम्हें इस बिजनेस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी बीमारी से उबरने पर ध्यान दो। लू फेंग कहता है। भले ही भाई पिछले कुछ समय से थोड़ा अनमोटिवेटेड रहा है, आखिरकार वो लू परिवार की जायज वारिसों में से एक है। अगर हम उसे अचानक से रिप्लेस कर देंगे तो बाहरी लोगों को लगेगा कि हमारे परिवार में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। अब ओ बताता, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं भाई को कवर कर सकता हूं। पापा उससे काफी ज्यादा खुश हैं। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बताते हैं, चेंगफेंग, तुम बहुत उदार और जिम्मेदार बच्चे हो। तुम परिवार की इच्छा को सबसे ऊपर रखते हो, तुम्हारे भाई से कहीं बेहतर। तुमने सुना ना, चेंगफेंग की खातिर मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। ये बिल्कुल आखिरी बार है। लू मिंग भी वहां पर जवाब देता है। लेकिन उस जिद्दी बूढ़े को कोई अंदाजा नहीं था कि लू चेंगफेंग बिल्कुल भी सम्मानजनक भाई की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था या परिवार की भलाई के लिए काम नहीं कर रहा था। वो पक्का जानता था कि इस ट्रिप पर कुछ गलत होगा। चेंग गैंग ने पिछली जिंदगी में हमें धोखा दिया था। डील का दिन बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा पिछली जिंदगी में हुआ धोखा था। ये सरहद पर एक छोड़े हुए गोदाम में आयोजित किया गया था। मीलों तक आसपास कोई नहीं रहता था। चेन गैंग द्वारा भेजे गए संपर्क ने 3 वाक्य बोलने से पहले एक छिपा हुआ हथियार निकाला और हमारे आदमी को चाकू मार दिया। हर तरफ ब्लेड्स चमक रहे थे। सामने खड़े कुछ गुंडे तुरंत गिर गए। हर तरफ खून की धार फूट पड़ी। जब तक हम रिएक्ट करते तब तक पूरा नजारा खून खराबे में बदल चुका था। हर तरफ चीखें गूंज उठी। ये पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था। लू चेनफेंग बिल्कुल नहीं घबराया। वो चुपचाप पीछे हट गया और एक खंभे के पीछे छिप गया। उसने मदद के लिए उंगली तक नहीं उठाई। उसने बस देखा कि लू परिवार के आदमी एक एक करके गिर रहे हैं। उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी थी। हमलों को रोकने के लिए लू मिंग के सामने एक लोहे की प्लेट थी, लेकिन वो व्हील चेयर पर था, जिससे वो एक बड़ा निशाना बन गया। चेन गैंग के एक गुंडे ने जल्दी ही उस पर अपनी नजरें गड़ा दी। उस आदमी का चेहरा खुरदरा गुंडे जैसा था और आंखों में शातिर चमक थी। लू फेंग कहता है, तुम अच्छे से बस शांति से आराम करो। अब से लू परिवार मेरा होगा। लू चेनफेंग ने प्लान के साथ छेड़छाड़ की थी। पिछली जिंदगी में भले ही डील के लीडर ने हमें धोखा दिया था, लेकिन बहुत से लोग इसमें शामिल नहीं हुए थे। लेकिन इस जिंदगी में चेन गैंग का लगभग आधा हिस्सा लू चेनफेंग के आदमियों से लड़ रहा था। इसके अलावा चेन गैंग के कुछ सदस्य स्पष्ट रूप से लू चेनफेंग की बहुत करीब थे, लेकिन उन्होंने उसे बिल्कुल नहीं छुआ। ये साफ था कि उनका कोई गुप्त सौदा था। लू मिंग व्हीलचेयर को पीछे करते हुए जंप करके खड़ा हो जाता है, जिसको देखने के बाद सब लोग हैरान हैं। सूहे भी काफी तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। लू मिंग सूहे को बताता है, अब तुम्हारी बारी है, किसी को जिंदा मत छोड़ना। सूहे भी इसके लिए तैयार हो जाती है और बताती है, मैं इसे संभाल सकती हूं। सूहे पूरी तरह से तबाही मचाने लगी। घायल लू परिवार के गुंडों को जल्दी से बचा लिया। फिर उसने अकेले ही चेन गैंग का मुकाबला किया, जब तक कि केवल एक आदमी जिंदा नहीं बचा। लू फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता था। वो बताता है, ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें यहां मर जाना चाहिए था। तुम खड़े कैसे हो सकते हो? क्यांगया, जो लू चेनफेंग के पीछे छिपी हुई थी, उसने कमजोर लड़की का नाटक करना बंद कर दिया और लू मिंग को गहरी जांच वाली नजर से देखने लगी, जो सदमे और संदेह से भरी थी। वहीं पर सूहे बचे हुए आदमी से पूछ रही थी, बोलो, तुमने आखिरकार डील को क्यों तोड़ा? तुमने यंग मास्टर लू को मारने की कोशिश क्यों की? तुम्हें इसके लिए किसने कहा था?
वो आदमी डर के मारे बताता है, ये यंग मास्टर लू फेंग हैं। यंग मास्टर लू फेंग ने हमसे ऐसा करने के लिए कहा था। उन्होंने हमें इस अफरा तफरी में यंग मास्टर लू मिंग को मारने के लिए एक बड़ी रकम दी थी। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं कसम खाता हूं। मैं बस ऊपर से मिले आदेशों का पालन कर रहा था। मुझे बख्श दो प्लीज, मैं भीख मांगता हूं। चूंकि लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई थी, डैड को पता चला कि क्या हो रहा है और उन्होंने तुरंत ड्राइवर को तेजी से वहां चलने के लिए कहा। वो अपने साथ 1 दर्जन से अधिक नौकरों को मौके पर ले आए। वो अंदर भागे और देखा कि चेन गैंग का गुंडा सू ही द्वारा दबोचा गया है और लू परिवार के बुरी तरह घायल गुंडे जमीन पर चारों ओर पड़े हैं। हर तरफ खून ही खून था। लू जेंटियन का चेहरा गुस्से से तुरंत काला पड़ गया। वो पूरी तरह से कांप रहे थे। यहां आखिरकार चल क्या रहा है? मुझे अभी सब कुछ समझाओ। मास्टर लू, आपको मेरे साथ न्याय करना होगा। यंग मास्टर लू फेंग ने हमें इसके ऑर्डर दिए थे। उन्होंने हमसे हैंड ऑफ के दौरान गड़बड़ी शुरू करने और इस अफरा तफरी में यंग मास्टर लू मिंग को मारने के लिए कहा था। हमने बस पैसे लिए और वही किया जो हमसे कहा गया था। कृपया मेरी जान बख्श दें। लू फेंग काफी ज्यादा गुस्से में अपने पैर से उसे मारते हुए बताता है, तुम सफेद झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। जब उन्होंने देखा कि लू मिंग अपनी व्हीलचेयर पर नहीं बैठा है बल्कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह मजबूती से खड़ा है, तो उनकी आंखों में सदमे और मिले जुले भावों की एक चमक आ गई। लू मिंग, तुम्हारा पैर? लू मिंग बताता है, मुझे लगता है कि कई बार चाकू से बच रहा था तो मैं घबरा गया और भूल गया कि मेरा पैर घायल होना चाहिए था, इसलिए मैं बस खड़ा हो गया। वैसे मुझे अपने छोटे भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उसने मेरे लिए ये छोटा सा नाटक ना किया होता तो कौन जानता है कि मेरा पैर कब ठीक होता। लू फेंग के आंखें गुस्से में लाल हो चुके थे। वो गुस्से में कहता है, डैड को धोखा देने की कोशिश बंद करो। आज जो कुछ भी हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। तुमने मुझे फंसाने के लिए चेन गैंग से बातचीत की। तुम इस पूरे समय खड़े होने में सक्षम रहे हो और इसे जानबूझकर छिपाया। डैड उन गुंडों से पूछते हैं, मुझे बस सच बताओ, आज असल में क्या हुआ था? मैं यहां तुम्हारा साथ देने के लिए हूं। तुम ठीक हो जाओगे, बस मुझे सच बताओ। लू चेनफेंग का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया। वो एक लाश की तरह लग रहा था। हमने सब गुंडों से पूछा, उन सभी ने लगभग एक ही बात कही। लू चेनफेंग ने मूल रूप से मुझे मारने के लिए आज की अफरा तफरी का फायदा उठाने की योजना बनाई थी। उसे कम ही पता था कि मैं ना केवल बच गया बल्कि अपनी पिछली जिंदगी की तरह अपनी अपंगता से भी छुटकारा पा लिया। मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता हूं। चेन जियाबोंग ने भी अचानक मुझ पर हमला कर दिया था। अब पीछे मुड़कर देखने पर लू चेनफेंग ने ही इसके पीछे के तार खींचे होंगे, लेकिन वो कभी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि मैंने वास्तव में उस गंभीर चोट को इस जीवन काल में एक आशीर्वाद में बदल दिया। वो फिर से मेरे हाथों में गिर गया। लू चेनफेंग अच्छी तरह जानता था कि वो अब कभी वापसी नहीं कर सकता। डील को नुकसान पहुंचाना, अपने ही सगे भाई को मारने की कोशिश, ये गंभीर अपराध हैं। भले ही पापा पहले उसका बहुत पक्ष लेते थे, लेकिन वे इस बार उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। लू फेंग अपने पापा से माफी मांगते हुए कहने लगा, कृपया मुझे इस बार बख्श दें। मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं आपका इकलौता बेटा बचा हूं। आप मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। लेकिन पापा लू मिंग को बताते हैं, सन, अब जब तुम्हारा पैर ठीक हो गया है तो तुम्हें लू परिवार के वंशज की जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। आज से चेन फेंग के मैनेजमेंट के तहत जितने भी बिजनेस हैं वे सभी तुम्हें सौंपे जाते हैं। अच्छा काम करना, मुझे निराश मत करना। लू परिवार का भविष्य तुम पर निर्भर करता है। लू चेनफेंग पूरी तरह से दंग रह गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। वो जानता था कि उसके पिता हमेशा सख्त थे, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके पिता, जो उसे बहुत लाड़ प्यार करते थे, इस बार उसके प्रति इतने कठोर होंगे। ये उसे उसकी ताकत छीनने जैसा था, उसे कचरे की तरह एक तरफ फेंकने जैसा था। वो इतना गुस्से में और व्याकुल था कि अचानक उसने मुंह भरकर खून की उल्टी कर दी, जो चमकीला, लाल और अंधा कर देने वाला था। उसकी नसें उसके पूरे शरीर पे फड़क रही थीं, जैसे कुछ उसके अंदर से फटने वाला हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी स्किन के नीचे कीड़े रेंग रहे होंगे। लू मिंग ने चिंग्या के चेहरे के बदलते भावों को पकड़ लिया। उसकी आंखों में संतुष्टि की एक झलक चमकती हुई दिखाई दी। उसके होठों का कोना थोड़ा सा ऊपर भी उठा,
ऐसा लग रहा था कि इन सभी दिनों में जब लू चेनफेंग अपनी फिजीक बनाने के लिए जल्दबाजी कर रहा था, चिंगिया ने चुपके से उसे थोड़ा थोड़ा जहर दिया था। मरफोक की गुप्त तकनीकों को संभालना इतना आसान नहीं है। अब उसका सारा जहर उसके भावनात्मक विस्फोट के साथ एक बार में ही बाहर आ रहा है। लू चेनफेंग के पास शायद जीने के लिए केवल कुछ ही दिन बचे हैं। चेन परिवार के गैंग का मामला सुलझने के बाद लू मिंग ने उन बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया जिन्हें लू चेनफेंग पहले मैनेज करता था। अकाउंट बुक्स चेक करने के बाद उसे पता चला कि उसने इन सालों में जो बिजनेस चलाए उनसे कोई मुनाफा नहीं हुआ, बल्कि कई बड़े फंडिंग गैप थे। नुकसान चौंकाने वाले थे। वो शुरू से ही मेरे जितना प्रतिभाशाली नहीं था, लेकिन उसने पापा को नुकसान के बारे में बताने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसने इस पूरे समय चुपके से ग्रे मार्केट के बिजनेस चलाए ताकि उस पैसे का इस्तेमाल गैप्स को भरने के लिए किया जा सके। यही वजह भी थी कि वो मुझे अपनी आंखों का कांटा समझता था। वो डरता था कि एक दिन उसकी सारी साजिशें सबके सामने आ जाएंगी और डैड मुझे उसकी जगह पर बैठने देंगे। लेकिन वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लेता, वो इस दिन को आने से नहीं रोक सकता। लू मिंग ने सारे अकाउंट्स का पक्का चिट्ठा अपने पिता के हाथ में सौंप दिया और एक एक नुकसान के बारे में पूरी डिटेल से बताया। उसने ठोस सबूतों के साथ हर एक चीज एकदम साफ साफ सामने रख दी। जब लू जेंटियन ने पूरी फाइल पढ़ी तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने गुस्से में अकाउंट बुक को जमीन पर दे मारा। लू चेनफेंग इतने सालों से एक शरीफ आदमी बनने का नाटक कर रहा था और उनसे झूठ बोल रहा था, उन्हें एक उल्लू की तरह ट्रीट कर रहा था। डैड अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत को ध्यान देते थे, इसीलिए वो इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि लू चेनफेंग का सब कुछ छीनकर उसे दूसरे आंगन में बंद कर दिया जाए, और बिना उनकी इजाजत के उसे वहां से निकलने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। यहां तक कि उसे ढंग का खाना तक देने से मना कर दिया गया। लू मिंग ने भी डैड के इस भरोसे का पूरा फायदा उठाया और बिजनेस की दुनिया में अपना एक बड़ा नाम बनाना शुरू किया और अपनी असली काबिलियत दिखाई। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन पहले लू चेनफेंग के आगे पीछे घूमते थे, जब उन्होंने सुना कि लू परिवार का रुख बदल गया है, तो सभी लू मिंग को इन्विटेशंस भेजने लगे और उसके थोड़े करीब आने के लिए आपस में लड़ने लगे। कुछ बार साथ में काम करने के बाद कुछ बिजनेसमैन ने, जो उसके काफी करीब आ गए थे, दिल से एक ठंडी सांस भरी और कहा कि लू चेनफेंग के मुकाबले लू मिंग कहीं ज्यादा टिके रहने वाला और भरोसेमंद आदमी है। वो कुछ बड़ा करने वाला बंदा है। ये बड़े अफसोस की बात थी कि वो इतने सालों तक पैर की चोट की वजह से घर पर बैठा रहा। अगर उसने लू फैमिली का बिजनेस पहले संभाला होता तो लू चेनफेंग को कभी मौका ही नहीं मिलता। जब वो बिजनेस में पूरी तरह सेट हो गया तो लू मिंग अपने प्यारे छोटे भाई से मिलने जाना नहीं भूला। जब वो लू चेनफेंग के कोर्टयार्ड में पहुंचा तो उसने नौकर चाकरों को साफ कह दिया कि उसके आने की खबर अंदर ना दी जाए, और वो सीधे अंदर चला गया। ये लगभग वही समय था जिन वो अपनी दवा लेता था। जब से उस दिन उससे सारी ताकत छीन ली गई थी और उसकी सारी साजिशें सबके सामने आ गई थीं, वो गुस्से में खून की उल्टी करने के बाद ऐसा बीमार पड़ा कि फिर कभी ठीक नहीं हो सका। उसे हर एक छोटी चीज के लिए किंगिया पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। उसने सुना था कि किंगिया उसे हर दिन स्पेशल दवा के 3 कटोरे पिलाती है, ये कहकर कि इससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं किंगिया को जितना जानता हूं, वो दवा पक्का कोई अच्छी चीज नहीं थी। वो एक जानलेवा जहर था। सही में, जैसे ही लू मिंग लू चेनफेंग के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, थोड़े से खुले हुए दरवाजे के बीच से उसने उसके शरीर का वो हिस्सा देखा जो खुला हुआ था। उसकी स्किन बुरी तरह से सड़ चुकी थी और एकदम खराब हालत में थी। पहले उस पर पपड़ी जमती, फिर वो फिर से सड़ने लगती, और ये सिलसिला बार बार चल रहा था। वो अब मुश्किल से एक इंसान जैसा दिख रहा था। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो वहां आंखें बंद किए लेटा था। उसकी सांस इतनी धीमी थी कि वो किसी भी सेकंड रुक सकती थी। कियांगिया बेड के किनारे बैठी थी। उसके हाथ में एक खाली सफेद मिट्टी का कटोरा था। कटोरी के नीचे अभी भी थोड़ी सी दवा की पत्तियां बची थीं। उसने शायद सोचा कि लू चेनफेंग गहरी नींद में सोया है और कमरे में कोई और नहीं है। कियांगिया ने आखिरकार एक बार के लिए अपना झूठा नाटक छोड़ दिया। उसके चेहरे का वो भोलेपन पूरी तरह गायब हो गया और पीछे सिर्फ एक ठंडी बर्फीली नफरत बची थी। लू चेनफेंग, ओ लू चेनफेंग, क्या तुम वही बड़े और ऊंचे इंसान नहीं थे? अब तुम एक शब्द भी क्यों नहीं बोल पा रहे हो या अपने हाथ तक नहीं हिला पा रहे हो? हमारे मरमेड क्लैन का गुप्त फॉर्मूला कमाल का काम करता है ना?
तुम मरते दम तक नहीं जान पाओगे। जो ताकत तुम चाहते थे उसकी कीमत तुम्हारी जान देकर चुकानी पड़ी है। तुम्हें पता है क्या, हमारे मरमेड क्लैन ने ये दवा तुम जैसे इंसानों से लड़ने के लिए ही बनाई थी। यही असली वजह थी इसे बनाने की। एक एक मरमेड ये बात जानती है, बड़ी ताकत सिर्फ मौत के कुएं की तरफ ले जाती है। लेकिन हम फिर भी एक के बाद एक इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे इससे तुम्हारा पूरा शरीर बुरी तरह सड़ जाए और तुम भयानक दर्द में मर जाओ। हमारे सबसे बहादुर मेल मरमेड्स फिर भी आगे बढ़ते हैं। वो अपने क्लैन के लिए मरने को तैयार हैं। लेकिन तुमने इसे अपनी ताकत बढ़ाने का एक बड़ा जरिया समझा। तुम हर दिन मुझसे थोड़ी दवा देने की भीख मांगते थे। तुम मुझे डोज बढ़ाने के लिए परेशान तक करते थे। ये तुम्हारी हमारी जाति का शिकार करने की कीमत है। तुम इसके लायक हो। तुम पूरी तरह इसके लायक हो। तुम्हारा भाई भी इसके लायक है। सारे इंसान इसके लायक हैं। लू मिंग दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसने ये सब कुछ चुपचाप सुना। तो ये थी असली बात। तो इसीलिए चिंगिया हमेशा मुझसे नफरत करती थी। वो मुझसे नफरत करती है, वो लू परिवार से नफरत करती है, वो उन सभी इंसानों से नफरत करती है जो बीस्ट फोक को अपने बराबर नहीं समझते। उसकी आंखों में हम सब मरने के लायक जल्लाद हैं। लू मिंग ने दरवाजे को धीरे से धकेला और अंदर चला गया। उसके कदम एकदम शांत थे। अब चिंगिया को शक होता है, तो ये सब तुम हमेशा से यहां पर थे? लू मिंग बताता है, ये ठीक है, मैं ये सब पहले से जानता था, शुरू से ही जानता था। चिंगिया पूछती है, तुमने मेरे नाटक को कब पहचाना? तुम्हें कब पता चला? लू मिंग बताता है, एकदम शुरुआत से मुझे लगता है। जिस पल तुम कॉलिसियम में घुटनों के बल बैठी थीं, मुझे पता था कि तुम नाटक कर रही हो। जो सच में नर्म और आज्ञाकारी होता है, उसकी आंखों में ऐसी चमक नहीं होती। चिंगिया पूछती है, अगर तुम्हें मेरे बारे में पहले से ही पता था, तो तुमने मेरा पर्दाफाश क्यों नहीं किया? तुमने मुझे लू परिवार में क्यों रहने दिया? तुम मुझे आसानी से पकड़वा सकते थे। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी जगह होना कैसा लगता है। अगर किसी दुश्मन ने मेरे परिवार को चोट पहुंचाई होती, मेरे लोगों को मारा होता और फिर मुझे जिंदगी भर के लिए गुलाम बनाने के लिए किडनैप कर लिया होता, तो क्या मैं भी उनसे नफरत नहीं करता? क्या मैं बदला नहीं लेना चाहता? मैं खुद को रोक नहीं पाता। चिंगिया पूरी तरह सुन्न हो गई। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। इंसानों का बीस्ट फोक पर जुल्म करना एक पुरानी समस्या है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। आप इस तरह की नफरत को एक रात में ठीक नहीं कर सकते। लेकिन बीस्ट फोक कभी गलत नहीं थे, इंसान गलत थे। वो बस आजादी चाहते हैं, बस इतना ही, एक सही इंसान की तरह जीने का हक। तभी लू मिंग ने लू चेनफेंग को देखा, जिसे गहरी नींद में होना चाहिए था। उसकी पलकें थोड़ी सी फड़की। लू मिंग तुरंत समझ गया, वो शायद बहुत पहले ही उठ चुका था। उसने देखा कि लू मिंग और चिंगिया दोनों कमरे में हैं। वो जानता था कि वो पलटवार नहीं कर सकता, इसलिए वो सोने का नाटक कर रहा था। लू मिंग ने अपनी आंखों से चिंगिया को लू चेनफेंग की पलकों की तरफ देखने का इशारा किया। अब हम क्या करें? उसने सब सुन लिया है। लू मिंग मुस्कुराया और उसे गूंगी करने वाली दवा थमा दी जो उसने पहले से तैयार की थी। उसने मूल रूप से आज लू चेनफेंग के लिए ही ये डोज बनाई थी। उसने बस ये उम्मीद नहीं की थी कि इसका इस्तेमाल इस काम के लिए होगा। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, लू मिंग ने वो खुद नहीं किया। चिंगिया ने लू चेनफेंग को जहर देकर उसे हमेशा के लिए गूंगा कर दिया। उसने ये काम बिना एक पल सोचे तेजी से और सफाई से किया। अब जब उसके हाथ और पैर सड़ रहे थे, वो लिख भी नहीं सकता था और वो बोल भी नहीं सकता था। उसके पास खुद को सही साबित करने का कोई तरीका नहीं बचा था। वो बिना किसी की मदद के अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकता था। अपने पिता के आदेश के बिना वो उस आंगन में मर भी जाता तो किसी को पता तक नहीं चलता। लू चेनफेंग ने मुझसे लड़ने का हक पूरी तरह खो दिया था। वो बेड पर लेटा था। अब वो सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर सकता था। लू मिंग ने धीरे धीरे लू परिवार में अपनी जगह मजबूत कर ली। कुछ महीनों बाद लू चेनफेंग मर गया। वो खामोशी से मर गया, किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। लू मिंग ने रस्मी रूप से अपने पिता से परिवार के मुखिया का पद संभाल लिया। उसने लू परिवार के हथियारों के बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। ये उस समय से भी ज्यादा फला फूला जब उसके पिता इसके इंचार्ज थे। जब से लू मिंग ने ताकत संभाली, उसने बीस्ट फोक को लेकर कानून की एक लंबा सिलसिला शुरू किया। कम से कम लू परिवार के कब्जे वाली जमीन पर बीस्ट फोक के हक और हितों की रक्षा की गई।
किसी को पीटने या गाली देने की इजाजत नहीं थी, किसी भी तरह के जुल्म की इजाजत नहीं थी। उन्हें जरूरत के मुताबिक खाना और कपड़े दिए जाने चाहिए। उन्हें उनके काम के हिसाब से सही पैसा मिलता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। रही बात चिंग्या की, लू चेनफिंग के मरने के बाद लू मिंग ने उसकी इच्छा के मुताबिक काम किया और उसे वापस मर्फोक क्लैन में जाने दिया। जाने से पहले उसे कुछ एहसास हुआ और उसने पीछे मुड़कर लू मिंग की तरफ देखा। लू मिंग, मैंने एक सपना देखा था। उस सपने में मैं तुम्हारी पत्नी थी और आखिरी में मैंने तुम्हें मार दिया था। मैंने उस गुप्त तरीके का इस्तेमाल करके तुम्हें सुपर स्ट्रांग बनाया था, लेकिन फिर तुम मर गए। लू मिंग बताता है, ये बस एक सपना है, इसे इतना सीरियस मत लो। जो तुम दिन में सोचती हो वही रात में सपने में आता है, बस इतना ही। चिंग्या कहती है, लेकिन मुझे फिर भी तुमसे माफी मांगनी है। जो मैंने पहले तुमसे नफरत की और तुम्हें चोट पहुंचाना चाहती थी, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूं। तुम अब जा सकती हो, अपने क्लैन में वापस जाओ। अब कोई नाराजगी मत रखना, एक अच्छी जिंदगी जियो। मुझे लगता है कि उसकी पिछली जिंदगी की यादें भी जाग गई थीं, लेकिन अब उनमें से किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली और इस जिंदगी की सारी नाराजगी को खत्म होने दो। लू मिंग ने चिंग्या को लू परिवार के घर से जाते हुए देखा। उसका जिस्म सुबह के कोहरे में गायब हो गया। फिर वो घूमा और अपने पास बैठी सूहे के थोड़े से निकले हुए पेट को छुआ। इस बच्चे को देखो, ये पैदा होने से पहले ही इतना बड़ा हो गया है। ये पेट के अंदर अभी से धूम मचा रहा है। जब ये पैदा होगा तो ये पक्का एक शक्तिशाली छोटा लड़का होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो एक ऐसी दुनिया में पैदा हो जहां कोई भेदभाव ना हो। उसे बचपन से अपनी मां की तरह भागना और पिटना नहीं पड़ेगा। अब पूरे 5 साल बाद उनकी बेटी थोड़ा बड़ी हो चुकी थी। ओ पापा कहते हुए लू मिंग के पास आती है। लू मिंग कहता है, मेरा छोटा न्यान न्यान फिर से लंबा हो गया है। इस बच्चे को सूहे का व्हाइट वुल्फ वंश मिला है। वो सिर्फ 4 साल का है, पर अपनी उम्र के इंसान के बच्चों से कहीं ज्यादा मजबूत है। उसकी गहरी नीली आंखें बिल्कुल उसकी मां जैसी दिखती हैं। हमने उसका नाम लू नियान रखा। नियान का मतलब याद रखना और सम्मान करना। सूहे खाना सर्व करते हुए पूछती है, इस साल सारे बड़े क्लैंस के लिए मरमेड आजादी कानून पर साइन करने का काम कैसा चल रहा है? कितने क्लैंस मान गए हैं? लू मिंग बताता है, 70% ने साइन कर दिए हैं। बाकी बचे 30% या तो लू फैमिली के पुराने दुश्मन हैं या फिर पुराने ख्याल के जिद्दी लोग हैं जो चाहे जो हो जाए साइन करने से मना कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जब हथियारों के बिजनेस की बात आती है तो उन्हें हमारे पीछे ही चलना पड़ेगा। धीरे धीरे करिए, हम आखिरकार उनसे साइन करवा ही लेंगे। कोई जल्दी नहीं है। दरवाजे के बाहर आंगन में कुछ मरमेड बच्चे इंसान के बच्चों के साथ भाग दौड़कर खेल रहे हैं। उनके हंसने और शोर मचाने की आवाज कमरे में आ रही थी। 5 साल पहले कोई इस नजारे की कल्पना तक करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मरमेड और इंसान एक ही आंगन में खेल रही हैं। ये पूरी तरह से एक सपना था। लू नियान अपने पापा से पूछती है, दादी और बुआ मुझे लेने कब आ रही हैं? मुझे उनकी याद आ रही है। जल्दी, बहुत जल्दी। हम अगले महीने व्हाइट वुल्फ क्लैन के इलाके में उनसे मिलने जाएंगे। अपनी मां से कहो कि तुम्हारा छोटा बैग पैक कर दे। इसको भी।